गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम शुरुआत करते हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या है हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक? रेस्पिरेशन सिस्टम। तो हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेस्पिरेशन सिस्टम। हेडिंग डाल लेते हैं हम। हेडिंग डाल लो, रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको श्वसन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र? जिससे हम सांस लेते हैं। क्या मामला है ये? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। धीरे धीरे हम सारा इसके बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। इसकी पोल पट्टी खोल देंगे, ठीक है? वो पोल पट्टी नहीं खोलेंगे। कभी ये सोचो कि फेफड़े हैं, खोल के बिल्कुल आपको दिखा देंगे। मतलब इसके बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो हम देखेंगे पहले नंबर पर नाम आया है श्वसन का। जब चर्चा हुई है श्वसन की, तो हम क्यों नहीं अच्छी तरह से हम देख लेते हैं श्वसन है क्या। श्वसन है क्या? श्वसन है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव का मतलब क्या है? बायो। रासायनिक का मतलब क्या है? केमिकल। इट इज द बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो शब्द क्यों आया? क्योंकि मानव में हो रही है, जीवों में हो रही है, तो इसी वजह से। और रासायनिक का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें केमिकल चेंज होता है, तो रासायनिक है। तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्योंकि केमिकलों में चेंज होगा तो वही क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है? अच्छी बात है। और क्या है इसके बारे में खास? यह एक अनैच्छिक क्रिया भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मन करो सांस को छोड़ दो, मन करो रोक लो। धक्के से रोकोगे वो दूसरी बात है। मतलब ये आराम से चलता रहेगा। इनवॉलेंट्री एक्शन। एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। क्या? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है। और अच्छी बात है, अनैच्छिक क्रिया है। और क्या बात है इसमें? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा ये मस्तिष्क में होता है। नाना पाटेकर ये कहता है कि यहां छोटा दिमाग है, यही है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा श्वसन का केंद्र है। श्वसन का केंद्र मतलब रेस्पिरेशन सेंटर है। श्वसन का केंद्र है, रेस्पिरेशन सेंटर है। और देखो, मेडुला ओब्लांगेटा है, श्वसन का केंद्र है। तो हम देखते हैं जो श्वसन है मानव में, वो कहां हो रहा है? फेफड़ों के अंदर हो रहा है। तो फेफड़े क्या करते हैं? वो सारी प्रोसेस हम जानेंगे, ठीक है? सॉरी, इसको थोड़ा ठीक करना है। ठीक है, तो मेडुला ओब्लांगेटा ऐसे आएगा। तो हम देखते हैं जो श्वसन है मानव के फेफड़ों में होता है, और फेफड़ों के अंदर ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। और इसमें मानव में ऊर्जा बहुत सारी नष्ट भी होती है। मानव में क्या होती है? बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है। और साथ ही साथ में जो हम देखते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो जाती है, उससे ग्लूकोज जलता है। क्या जलता है? ग्लूकोज। तो इसी तरह से ग्लूकोज जलता है, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। और साथ ही साथ में वो ग्लूकोज छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाता है, और उससे हमें देखने को मिलता है कि जल बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बाहर निकलती है। इसलिए उष्माक्षेपी भी विक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, विघटन भी बोलते हैं। आपने मास्टर जी बहुत जल्दी बता दिया, थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से बता दें। अभी देखते हैं अच्छी तरह से। तो देखो, श्वसन है प्रक्रिया जो मानव में होती है, बंदरों में होती है, बिल्ली में होती है, कुत्ते में होती है, शेर में होती है, गाय में होती है, भैंस में होती है, सूअर में होती है, ठीक है? सभी में
तो हम देखते हैं वह क्या है। वह है मानो C6H12O6 है, जो ग्लूकोज लिया है। मानो ने क्या लिया है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज है वो किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो किसकी उपस्थिति में जलता है? तो ऑक्सीजन है, सॉरी ग्लूकोज है, ये किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बाहर निकलता है? 6CO2। मानो कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और जल छोड़ेगा। जल कहां छोड़ता है? मानो। इसका मतलब मानो से भर लेंगे जल, तो मानो छोड़ता है तो नहीं, पसीने के रूप में निकलता है, पीने योग्य नहीं है, ठीक है, पसीना निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण छोड़ देता है, ठीक है। और मानो के द्वारा मैंने बताया 38 एटीपी, 38 एटीपी। एटीपी क्या आ गया? एटीपी ऊर्जा है। एटीपी क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा को, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इंग्लिश में भी यही बोलते हैं और हिंदी में भी यही बोलते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है एटीपी की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छी बात है। इन चीजों से ये पता चला, तीन चीजें पता चली यहां से। तो ये एक तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो श्वसन है क्या? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है मास्टर जी? ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वही क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। केमिस्ट्री में हम और भी अच्छी तरह से देखेंगे इसको, ठीक है। और क्या है? ये विघटन अभिक्रिया भी है। विघटन का मतलब क्या है मास्टर जी? मास्टर जी ये बता रहा है विघटन का मतलब होता है टूटना, डीकंपोजिशन करना। कैसे? यहां तो कोई डीकंपोजिशन नहीं दिख रहा। टूटना दिख तो रहा है, ग्लूकोज टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल गया। सही है, सही आ गई बात समझ में। अब एवं तो हम देखते हैं ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाहर निकलेगा और ऊर्जा भी बाहर निकलती है। ऊर्जा बाहर निकलती है तो एवं यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? 10वीं में आपने सुना होगा, दोबारा सुना देता हूं इसकी राम कथा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? वही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। केमिस्ट्री में इसके और भी उदाहरण देख लेंगे। तो इसमें ऊर्जा बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है? ऊर्जा बाहर निकल रही है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण, विघटन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सभी को आया होगा प्यारे बच्चों समझ में? तो एक बार ये लिख दो श्वसन के बारे में, जल्दी लिख दो, एक बार जल्दी लिखो, फिर हम आगे देखते हैं। देख लिया होगा आपने, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम फिर, क्योंकि 1 सेकंड ही लगेगी बिल्कुल। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया, हाँ बायोकेमिकल रिएक्शन है। अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक मतलब मानव की इच्छा के विरुद्ध होती है। और यह मेडुला ओब्लांगेटा ऑक्सीजन श्वसन का केंद्र बोला जाता है, मस्तिष्क के अंदर है। और हम देखते हैं श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती। मानो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पसीना बाहर निकलेगा और ऊर्जा बाहर निकलेगी। और इसी ऊर्जा को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है। विघटन है क्योंकि ग्लूकोज इतना बड़ा था, टूट गया तो विघटन हो गया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। ऊष्मा बाहर निकलती है, वही क्या होते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे जो मानव है, मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय। एक तो होती है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो हम देखेंगे जो श्वसन के मुख्य 2 प्रकार हैं। श्वसन के मुख्य 2 प्रकार हैं। मुख्य 2 प्रकार है। मुख्य 2 प्रकार है।
मुख्य दो प्रकार है। दो प्रकार कौन कौन से? एक तो वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो पहले नंबर पर है वायवीय श्वसन, और जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीशोषण भी बोलते हैं इसको। ऑक्सीशोषण का मतलब क्या है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो, ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो। तो लिखेंगे यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। इसका उदाहरण हमने देखा भी है अभी थोड़ी देर पहले, जैसे श्वसन, मानव में श्वसन, जैसे मानव में रेस्पिरेशन, मानव में श्वसन। मानव में श्वसन किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हमने देखा भी था जैसे मानव में श्वसन क्या होता है? C6H12O6, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा 6O2 प्लस में 6CO2 प्लस में 6H2O, और ATP के रूप में ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। 38 ATP बाहर निकलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अवायवीय श्वसन की। किसकी बात करेंगे? अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। साथ साथ में लिखने के ये फायदे हैं, जिससे आप दोबारा जब आपको PDF मिले तो उसमें मिलान करके बस रिवीजन कर लो बस तुरंत, क्योंकि बाद में ये कहेंगे बाद में एक बार सुनूंगा मैं। ये दादाजी की स्टोरी नहीं है बचपन वाली कि बार बार रोज की रोज सुनने को मिलेगी और इससे मन बहलेगा, नींद आएगी, ऐसे नहीं। सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना है तो समय कैसे बचत होगा, कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, ये चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो सुनने की प्रक्रिया कब कर सकते हैं? जब दोबारा सुनना हो, खाना खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कहाँ की सुन लेते हैं, चलो वीडियो सुन लेते हैं मास्टर जी की, चला के छोड़ दिया, डाटा पड़ा है तो डाटा वेस्ट होगा। इसे एक बार श्वसन को दोबारा सुन लेते हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और अरेंजमेंट कर रहे हो कहीं पर, तो उस समय पर साथ साथ में सुन सकते हो। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन नाम से ही पता चलता है। देखो अवायवीय, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एनएरोबिक, अनऑक्सी, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। कहां होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो लिखेंगे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अच्छी बात है। और क्या खास बात है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, सही है बिल्कुल। तो कौन कौन से उदाहरण है? आपने देखा होगा शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, तो कहां दबा के आएंगे? मटके में दबा के आएंगे। ठीक है, तो उस समय पर फिर क्या बनेगी? शराब बनेगी। यदि खुला छोड़ दोगे तो ऑक्सीशोषण नहीं होगा, और उसमें चाशनी से या गुड़ से या कुछ भी ले लिया, उससे एक लई तैयार नहीं होगी, और लई तैयार नहीं होगी तो अल्कोहल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात, एक उदाहरण तो बता दिया। और ब्रेड बनता है, इसी तरह से बनता है। बायोगैस है, इसी तरह से बनती है। और मानव में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मानव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, तब ऐसे प्रक्रिया नहीं होगी। तो पहले नंबर पर हम देख लेते हैं उदाहरण इसके कौन कौन से। उदाहरण में पहले नंबर पर हम देखें, उदाहरण में पहले नंबर एग्जाम्पल क्या है? पहले नंबर का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं उदाहरण में। पहले नंबर पर मानव के थकने पर, मानव के थकने पर,
मानव के थकने पर क्या बनता है? मानव के थकने पर, मानव के थकने पर, तो मानव के थकने में हम देखेंगे लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। मानव के थकने पर, मानव के थकने पर हम देखते हैं, मानव के थकने पर किसका निर्माण होगा? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, यहां एक थोड़ा सुंदर सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मूड सा है आज। मानव के थकने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आज बीकानेर में बारिश हुई है सुंदर सी, तो गर्मी कम है, ठीक है। मानव के थकने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो क्योंकि मैंने परिचय, कई बच्चे तो दूर से जुड़े हुए हैं, परिचय नहीं है, तो शुरू में भी बस इतना ही बताया था कि माई सेल्फ सुरेंद्र आजाद, फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट अकेडमी, नाउ इन इंडियन रेलवे केमिकल एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और बीकानेर में पोस्टेड हूँ। और तो आपको समय निकाल कर एक अच्छा सा कंटेंट मेहनत करके आपके लिए बहुत ज़ोरदार मेहनत करता हूँ, पूछो मत। वैसे भारत की संचित निधि से ईमानदारी का पैसा खूब आता है, तो अच्छी भारत सरकार की अच्छी नौकरी है, एमएससी केमिस्ट्री बेस पे ये नौकरी लगती है, तो आराम से इसमें, और कोई इसमें वो भी है, बहुत कोर्स है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में दिए गए हैं, बहुत ही। इसमें आप देखो इलेक्ट्रिक का, और ये आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो यदि आपको एक दिन में यहाँ विजिट करवा दूँ अपने उसमें, तो आप देखोगे कि मतलब इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं मास्टर जी। तो देखो क्या है, कल्याण भवती, तो मानव का जन्म हुआ है तो कल्याण के लिए हुआ है। और वाक्य में जैसे जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाए, संस्थान का नाम अच्छा हो, और भी ज़्यादा ऑफलाइन अपना बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहते हैं, सबसे बेहतर रिजल्ट, तो सबसे बेहतर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट अपने ही रहते हैं, ऑल ओवर इंडिया सबसे बेहतर। मैं चैलेंज करता हूँ, इतने बेहतर रिजल्ट नहीं है। और लेकिन बच्चा ही ना पढ़े, वो सेकेंडरी लगन है, इतनी मेहनत से इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, पूछो मत। और अब यहाँ पर भी इतनी ही मेहनत से आपको तैयारी करवाएं, इतनी ही मेहनत से, उसमें आपके बेहतर परिणाम आएंगे तो ऑटोमेटिक, और बेहतर आप पढ़ोगे और बेहतर कंटेंट देखोगे तो आप ऑटोमेटिक है संस्थान को आप ही बढ़ावा दोगे, ठीक है। तो उसमें संस्थान को ये है कि जब 5-6 लाख जब कभी जुड़ेंगे तब कुछ ये होगा कि हाँ भाई कुछ बेनिफिट आ रहा है कम कोर्स की फीस में भी। तो इसलिए अब तो बस ये है कि हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, गुजरात से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और तो कहा कि संस्थान से पढ़ना है, तो इसी वजह से शुरू किया। और समय की मांग भी है, रियलिटी तो ये है कि समय की मांग भी है, ये ना हो कि इतनी समय की मांग हो जाए और हम फिर बाद में शुरू करें, इसी वजह से ये शुरू किया गया, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो जुटना है, जितनी मेहनत, जितनी आग मेरे सीने में है उतनी आग आपके सीने में जलनी चाहिए, है कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। तो हम देखते हैं मानव के थकने पर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है बच्चे। तो हम देखते हैं लैक्टिक अम्ल है, जो लैक्टिक अम्ल लैक्टिक एसिड है, कब होता है? जब मांसपेशियों में मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसलिए आपको ये मान के चलो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जितना जो फीस वगैरह का स्ट्रक्चर होता है, जो अन्य स्टाफ होते हैं उसी में लगा दिया जाता है, और बहुत सारा जो पैनल वगैरह और बिजली का
सब कुछ ऑपरेटर वगैरह इसी पर खर्च हो जाता है। इसलिए आप मेहनत करना, फिर दिल खुश होगा जब आपके परिणाम बेहतर आएंगे। ये भी नौकरी, ये भी नौकरी, ये भी नौकरी, इस तरह से आप जुटोगे तभी आनंद आएगा। ठीक है, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मानव थकता है, मानव थकता है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर पॉइंट हो गया। और बताओ, और देखते हैं अब। दूसरा है अपना किण्वन प्रक्रिया। दूसरी क्या है? किण्वन, फर्मेंटेशन। कई बार पेपर में ये पूछ लिया जाता है फर्मेंटेशन के बारे में। किण्वन प्रक्रिया में क्या बनता है? तो किण्वन प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन प्रोसेस में, किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल, इंग्लिश में इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, हिंदी में भी इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसको इथाइल अल्कोहल को एक नाम और बोलते हैं, इथेनॉल। इसी को बोलते हैं शराब। किण्वन प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। और यह भी प्रक्रिया किसकी कमी में होगी? यह भी प्रक्रिया निर्माण होता है, प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल, शराब का निर्माण होता है। और इसमें एक पॉइंट इसी के साथ में लिखा दूंगा रिएक्शन के। देखो ऐसे बनता है, मानो के जो गुड़ दबाया आपने, मिट्टी में गुड़ दबा दिया या कुछ और, ठीक है, तो ग्लूकोज है ये, या चाशनी ले लिया आपने ग्लूकोज। यह है यीस्ट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? यीस्ट की उपस्थिति में। यीस्ट क्या होती है? कवक होती है एक यीस्ट। जाइमेज की उपस्थिति में भी हो सकता है, जाइमेज। ठीक है, यीस्ट की उपस्थिति में ज्यादा देखा जाता है। C6H12O6, और यह किस में बदल जाएगा? 2C2H5OH, इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 2C2H5OH, और क्या हो जाएगा? 2CO2 बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर ग्लूकोज है और ईस्ट की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होगी, है एब्सेंस ऑफ एयर ही होगा। ये ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ एयर ही है, एब्सेंस ऑफ एयर है। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ध्यान रखना। अनऑक्सी शोषण है वो किसकी उपस्थिति में? एब्सेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में होता है, बताया था मैंने, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में किस में बदल जाए? इथाइल अल्कोहल में बदल जाए। अब ये देखो, कई बार बैलेंस करनी रिएक्शन पूछ ली जाती है, आसान सा होता है बिल्कुल बैलेंस करनी रिएक्शन। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो कार्बन 6 इस तरफ है, तो इस तरफ भी 6 कार्बन होना चाहिए, बैलेंसिंग तभी होती रिएक्शन। देखो C2 और कार्बन 2 है, 2 दूनी 4, 4 और 2 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहां पर 12 है, तो 12 उसी तरफ होना चाहिए। तो H है 5 है, 5 दूनी 10 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन है 1 है, तो गुणा का होगी 2 हो गए, तो 10 और 2 12, सही है। ऑक्सीजन 6 है इस तरफ, तो 1 ऑक्सीजन है, 2 हो गए, और 2 ऑक्सीजन, ये 2 दूनी 4, तो 4 और 2 6, तो दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, तो हम देखते हैं किण्वन प्रक्रिया में भी क्या होता है। किण्वन प्रक्रिया में भी अनोक्सी शोषण होता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं बायोगैस में। बायोगैस में आपने देखा हो, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है, तो बायोगैस में मीथेन का निर्माण भी किसकी वजह से होता है? मीथेन का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है, मतलब अनोक्सी शोषण से होता है मीथेन का निर्माण। यदि ना ऐसा करें तो मीथेन बनेगी नहीं, तो मीथेन सारी उड़ जाएगी, नॉर्मल सी बात है बायोगैस में। 4th नंबर पर है ब्रेड में। ब्रेड में भी कैसे होता है? ब्रेड में भी इसी तरह से अनोक्सी शोषण किया जाता है, तभी यीस्ट काम करते हैं, वरना काम नहीं करते। ठीक है, तो ये सारा था हमारा अनोक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण था हमारा। ठीक है,
श्वसन के मुख्य दो प्रकार है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन। अब मानव में देखेंगे जो श्वसन प्रक्रिया कैसे हो रही है, कैसे प्रोसेस चल रहा है मानव में, तो थोड़ा देख लेते हैं मानव में। अब देखो मानव में क्या है सिस्टम। ये पूरा बड़ा बना लेता हूं जिससे सभी को अच्छी तरह से ध्यान रहे। देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम क्या पढ़ रहे थे अभी, श्वसन तंत्र। इसको ब्लैक पेन से लिख देता हूं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में देखते हैं सबसे पहले वायु कहां आती है, नाक में आती है। तो अभी तो मैंने श्वसन है जो नॉर्मली बताया है, अब इस प्रक्रिया मानव वाली तो अभी शुरू होती है, बायोलॉजी वाली तो अभी शुरू होती है। वो तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिक्स था, बायोलॉजी वाला सिस्टम अभी शुरू होगा। ठीक है, श्वसन तंत्र है, ये है हमें पढ़ना है। एक तो ये नोज, नाक में सबसे पहले वायु कहां आती है, नाक में। फिर है हमको पता है, तो ये बीच में गर्सनी आया था, आपने देखा हो तो, गर्सनी फेरिंग्स जिसको हम बोलते थे, गर्सनी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर है लैरिंग्स, लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, इसको बोलते हैं सौरयंत्र। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, सौरयंत्र, लैरिंग्स, सौरयंत्र। साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं इसको, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया, इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, ट्रैकिया, श्वास नली, श्वास नली है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, और ये ब्रोंकस है, ये ब्रोंकलाइज है, ब्रोंकलाइज, BRONCHIOLES, ब्रोंकलाइज होता है श्वसनिकाएं। ये जो ये हमारी श्वास नली ना, इससे नीचे होती है श्वसनिकाएं। क्या होती है, श्वसनिकाएं, ये होती है श्वसनिकाएं। अच्छी बात है। और श्वसनिकाएं हैं, ब्रोंकस है ये है एल्वियोली, एल्वियोली क्या है, एल्वियोली, ये इसको बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। ये वायु कुपिका में भरती है तो चेस्ट फूल जाती है, ये कुपिका है। ठीक है, ये फेफड़े, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, जो बायां फेफड़े और दाएं फेफड़े। ये डायफ्राम है, ये क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम है, ये एक मसल्स, थोड़ा सा मांसपेशियों का सा बना होता है यहां पर, और ये हिंदी में तो इसको तनुपट बोलते हैं। ये ऐसे करता रहता है, ठीक है, ऐसे करता रहता है। कई बार भोजन है हमारी श्वास नली में चला जाए तो ऐसे पट पट करके ये श्वास नली के माध्यम से बाहर फेंक देगा। इसको हम तनुपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनुपट, पट पट, तनुपट, तनुपट, डायफ्राम, तनुपट। वैसे इसको डायफ्राम भी ही बोलते हैं, नॉर्मली आप देखोगे डायफ्राम, 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 ऐसे जी लोप हो जाता है। जो कभी ये जो डायफ्राम ऐसे लगा देते हैं अपने, आपने देखा होगा, कई इंग्लिश भी जो अजब अजब गजीब चीज है, तो डायफ्राम बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये फेफड़े हैं। थोड़ा देख लेते हैं, स्टोरी इसी सुनते हैं इनकी। सबसे पहले आती है वायु नाक में, नाक में गई वायु, और नाक से वायु लेना बेहतर माना जाता है मुंह की तुलना में। क्यों, क्योंकि नाक में बाल होते हैं, श्लेष्मा होता है, और कुछ विशेष प्रकार की हड्डी है, और यहां पर ग्रंथियां भी होती है। फिर वायु जाती है हमारी श्वास नली में। श्वास नली में हम देखते हैं ये सौरयंत्र है, ये लैरिंग्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये जाती है फिर अंदर, तो कुपिका में, कुपिका में वायु जाती है तो हमारी चेस्ट फूल जाती है। आपने देखा होगा, तो जब मेडिकल होता है, आपका मेडिकल होता है, होगा या हो लिया होगा आपका, तो जिनका हो गया होगा तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो बाकी रहता होगा शायद। तो हम देखते हैं कईयों का तो हुआ ही नहीं है। तो हम देखते हैं जो फेफड़े हैं, जो हम देखते हैं जब मैप कम आता, आर्मी वाले बच्चों में तो ज्यादा चेस्ट मांगते हैं,
पुलिस में और जो एसएससी जीडी में तो कुछ मांगते ही नहीं है। एसएससी जीडी में तो नॉर्मल सा मेडिकल होता है, और जो हरियाणा पुलिस में भी मतलब ठीक है, बस ये है नॉर्मल सा होता है। जो आर्मी में जबरदस्त है, आर्मी में सही होता है। तो कई बच्चे चेस्ट फुला लेते हैं, और आर्मी वाले आपने देखा हो एकदम पंच मारते हैं, पंच मारते ही कुपिका है एकदम सिकुड़ जाती है, और फिर चेस्ट का असलियत पता चल जाता है। कुपिका में वायु भरती है तो उसी समय पर चेस्ट फूलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रोसेस हमने देखना है। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने नॉर्मली बताया है। तो नाक में आया और आपने देखा ये श्वास नली देखी, और फिर उसके बाद में श्वसनिकाएं, और फिर उसके बाद में तो कुपिका होती है जिसमें वायु बढ़ती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको एक बार और दोबारा। ये छोटी छोटी देखो, ये है ना छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, ये ऐसे ऐसे ये कुपिका होती है। और ये कुपिका से के बराबर में ये नलिकाएं सी होती है ना, कुपिका देखो ये नलिकाएं सी है, ये नलिकाएं सी है, इसको श्वसनिकाएं बोलते हैं श्वसनिकाएं। और ये जो है जो देखो ये छोटी छोटी, देखो निशान भी लगा रखा है, ये छोटी छोटी, इनको कुपिका बोलते हैं, कुपिका, ठीक है। ये फेफड़े हैं। तो जो लंग्स है, लंग्स है, इसके अंदर 24 पसलियां होती है, रिब्स होती है। फेफड़ों के चारों तरफ होती है ना 24 पसलियां होती है, ठीक है। और फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों का बना होता है, ये डायफ्राम होता है, ये इस तरह से होता है। ये देखो ऐसे, आपने कई बार ये देखा होगा कि ये पोर्शन है, कई बार ये कहते हैं मेरी तो धरण बोल देते हैं, धरण हिल गई है, तो ये यहीं पर है, ये सारा मामला यही है, ठीक है। ये डायफ्राम, ये मांसपेशियों का बना होता है, हड्डी नहीं होती, मांसपेशियां होती है, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, क्लियर हो गया होगा दिमाग में सारी चीजें। अब हम देखेंगे सबसे पहले नाक, नोज। नाक में सबसे पहले वायु कहां आती है? नाक में सबसे पहले वायु यहीं आती है, वायु यहीं आती है, ठीक है। तो नाक में श्लेष्मा होता है, हड्डी होती है, कुछ हड्डी टाइप से होती है, हड्डी, बाल होते हैं, ग्रंथि होती है, ग्रंथि होता है, ग्लैंड होते हैं। तो नाक में आप देखोगे श्लेष्मा है, म्यूकस है, ये एक चिकना पदार्थ है। ये लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको, कॉमन सेंस की बात है, ये लिखवाऊंगा नहीं मैं। जो श्लेष्मा है एक चिकना पदार्थ होता है, वही चिकना पदार्थ है। आपने कई बार देखा होगा उंगली में लपेटते रहते हैं कई, ऐसे पूरा क्लास में भी, आप ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूँ श्लेष्मा को बिल्कुल लपेटते रहते हैं, वही है श्लेष्मा, समझ जाना आप। अब बाल है, जो बाल, ये जो बड़े बड़े धूल कण को बाहर रोकने का काम करते हैं। इसलिए आपने कई बार देखा बड़े धूल कण जब आते हैं तो मानो एकदम छींकता है, और छींकने के साथ में धूल कण वो बाहर निकल जाते हैं। तो स्नीजिंग, जो छींकना है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाल हो गए, श्लेष्मा हो गया। जो ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथियां मुख्य रूप से श्लेष्मा को रिलीज करती है, ठीक है, वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में विशेष प्रकार की हड्डी, तो विशेष प्रकार की हड्डी भी होती है। और साथ में हम देखते हैं जो आपको जो पढ़ना है, देखो जो अपनी ये जो नाक है, ये नाक, तो इसके सुराख है, तो इन सुराखों में से वायु अंदर जाती है, इनमें से वायु अंदर जाएगी, वायु अंदर जाएगी, तो वायु फिर उसके बाद में अंदर इस रूप से ये जाती है। तो ये एक जोड़ी, जो नासा गुहा बोल देते हैं, जोड़ी, इसके बीच में जो है ये डायलिन उपास्थि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाइलिन उपास्थि। क्या बोलते हैं? हाइलिन उपास्थि। तो हाइलिन उपास्थि के बारे में पूछा जा सकता है कि नाक में कौन सी उपास्थि होती है? हाइलिन उपास्थि, हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलिन कार्टिलेज। यह लिख सकते हो आप। नाक में एक जोड़ी, वन पेयर, नासा गुहा मीन्स क्या है? नोज कैविटी होती है। इनके मध्य हाइलिन
हाइलिन उपास्थि होती है, उपास्थि। हाइलिन क्या है? हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज, ये लिख दो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने एक दो बार ही मुश्किल देखा है ये पेपर में, तो लेकिन हम कर लेंगे, एक बार भी जो आया हुआ है वो भी नहीं छोड़ेंगे हम। लिख दो आप, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां से वायु पहुंची है लैरिंग्स में। कहां पहुंचेगी अब? लैरिंग्स में, ठीक है। तो हम देखते हैं दूसरे नंबर पर आ गया लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स इसी के अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, और यह है बिल्कुल जो हमारी श्वास नली है इसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। यह है श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। श्वास नली, श्वास नली कौन सा? हमारा ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। यह श्वास नली के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। कहां पे पाया जाता है? श्वास नली के ऊपर। तो श्वास नली के ऊपर पाया जाता है। जबरदस्त पॉइंट यह है कि 12 से 15 वर्ष की आयु के अंदर, 12 से 15 वर्ष की आयु के मध्य, वर्ष की आयु के मध्य लैंगिक लक्षण बदलते हैं। लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण कौन से मास्टर जी? बताए नहीं आपने। सेक्सुअल करैक्टर मानव में बदलते हैं ना, हार्मोनल की वजह से, हार्मोनल की वजह से सेक्सुअल करैक्टर बदल जाते हैं। सेक्सुअल करैक्टर बदलते हैं तब यह भी करैक्टर बदल रहा है, करैक्टर, सेक्सुअल करैक्टर, ठीक है। सेक्सुअल लैंगिक लक्षण बदलते हैं, इसको ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, और भी अच्छा शब्द है सेक्सुअल ट्रेट्स। लैंगिक लक्षण बदलते हैं तब लैरिंग्स का आकार बढ़ जाता है, तब लैरिंग्स का आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए आकार को, इस बढ़े हुए आकार को, बढ़े हुए आकार को एडम एप्पल कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं, एडम एप्पल कहते हैं। तो हम देखते हैं जो एडम एप्पल है, आप देखना ये कईयों में तो चोंच सी निकले मिलेगी, कईयों में चोंच सी निकल जाती है इसने पूरी सी, और कईयों में निकलती नहीं, थोड़ी थोड़ी होती है, जैसे ऐसे रगड़ोगे तो निकलेगी। घर पे कभी काटना ब्लेड से तो ऐसे ये थोड़ा उभरा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा काटोगे ना, थोड़ा छुरीदार ब्लेड लेना तो उससे देखना थोड़ा सा उभरा हुआ मिलेगा ये, ठीक है। करना नहीं है, वो ऐसे मजाक कर रहा हूं, कभी सीरियस हो गए एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ दर्पण के आगे, ठीक है। तो इसी बड़े हुए कार को क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। एडम एप्पल नाम क्यों पड़ा? आप इसको आदम बोलते हैं, एडीएम, आदम, ठीक है। तो बाइबल के अंदर जो आदम पहला व्यक्ति था, ठीक है, तो कहा कि आदम सेब खा रहा था, सेब फंस गई तो ये बड़ा हो गया। तो इस तरह से बाइबल में अलग अलग तरह की बातें, बाइबल में बहुत सारी बातें इस तरह से लिखी हुई है कि पृथ्वी है वह बीच का केंद्र है और सारे ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कई लोग हैं अभी भी जो बाइबल को कट्टरवादी है वो भी नहीं मानते, अभी तक ये कहते हैं पृथ्वी बीच में, ठीक है। तो हम देखते हैं,
तो एडम्स एप्पल की बात की जाती है, और इसी बढ़े हुए आकार को क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। कईयों में लैंगिक लक्षण बाद में आते हैं, 12 से 15 वर्ष की आयु में, तो उसमें उन व्यक्तियों में थोड़ी आवाज है थोड़ी अलग तरह की होती है। जैसे आप कई लोग ऐसे बोलते हैं, लड़के ही ऐसे बोलते हैं, क्या करें, अरे आजा, तो उसमें आप ये मत सोच लेना इसके दिक्कत क्या है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके सौर यंत्र में प्रॉब्लम है। कभी ये सोचो कि को थोड़ी ही इसको प्रॉब्लम हो गई है, नहीं। तो ना ही वो लड़की, लड़का होगा बेचारा, उसी वजह से उसमें सौर यंत्र के कार की वजह से ऐसा हो गया होगा, ठीक है। इस बड़े हुए कार को क्या बोलते हैं? एडम एप्पल कहते हैं, ठीक है। और क्या बात थी? हाँ, एक और बात आ गई यहां पर, जब सामने जब बात एडम एप्पल की चल पड़ी तो हमारी साउंड की बात भी आएगी यहीं पर। किसकी बात आएगी? साउंड की, ध्वनि की बात आएगी, ठीक है, साउंड की बात आएगी। तो साउंड है, कई बार ये पूछ लेते हैं ध्वनि के पतलेपन का, बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ही बार। आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो ध्वनि के पतलेपन वह मोटेपन का पता किससे चलता है? वह मोटेपन का पता किससे चलता है? एसएससी में भी और एचएससी में भी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, एसएससी में भी काफी बार आ चुका है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी। तो हम देखते हैं जो हरियाणा पुलिस का सबसे पहला पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था, पता नहीं लड़कियों का था या लड़कों का, जिसका भी था, तो उसमें भी पूछा गया था ध्वनि के पतलेपन व मोटेपन का पता, मोटेपन का पता तारतों से लगाते हैं। तारतो क्या होती है? पिच होती है। तारतो क्या होती है? पिच। यही लिख देता हूं, तारतो पिच से लगाते हैं। क्या है ये पिच? ये भी देखेंगे, लगाते हैं। पिच है, पिच हम देखते हैं ध्वनि की, ये हाइट है जो होती है, जो साउंड की जो हाइट है, जो हम तरंग की जो हाइट बोल देते हैं, जो ध्वनि की। अच्छी तरह तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं यहां थोड़ा बता देता हूं आपको। जो हमारी साउंड है जो हम बोल रहे हैं तो वो वेव के रूप में जा रही है, तो उसकी हाइट कितनी है, वही हमारा क्या है? पिच। तो हम देखते हैं पुरुषों में अलग मामला होता है और महिलाओं में अलग होता है। पुरुषों में क्या होता है? तार तो कम हो जाता है, पुरुषों में तार तो क्या हो जाता है? कम। जो लैरिंग्स का आकार बढ़ेगा तो तार तो कम हो जाता है, और तार तो कम होगा, आवाज मोटी होगी। आवाज क्या होगी? मोटी। आवाज क्या होगी? मोटी। आवाज मोटी होती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं किस किस में मोटी होती है। जैसे मानो शेर, ये तो मैंने शुरू में ही लिख दिया था मानो, तो जैसे शेर में भी ऐसे लिख दूं, शेर में भी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं महिलाओं में, महिलाओं में क्या होता है? तार तो ज्यादा हो जाता है, ऐसे डैश कर दिया आप, समझाना, तार तो अधिक हो जाता है, अधिक। आवाज क्या होती है? पतली, ऐसे आवाज पतली, जैसे किसमें? जैसे कोयल में, मच्छर में। आपने देखा हो मच्छर, कोयल की तो चलो सुरीली लगती है, लेकिन मच्छर की बिल्कुल पतली और अलग से ही चुभती है आवाज, तो आवाज पतली है। तो हम देखते हैं जो मच्छर है, तो जो आवाज पिंच होगी, पतली होगी, वो दूर तक भी सुनाई देती है। इसलिए आपने देखा हो महिलाओं पर आरोप लगाया जाता है कि ये बहुत बोलती है, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है। यदि एक कमरे में 5 पुरुष और 5 महिला हो तो कौन ज्यादा बोलेगा? बराबर बोलेंगे। कभी ये सोचो कि महिला बोलेगी, नहीं, क्योंकि पुरुषों में आवाज मोटी होती है, कम दूरी तक सुनाई देती है, और इनकी आवाज का पिच है महिलाओं का ज्यादा होता है, इसलिए वह थोड़ी सी चुभती है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं चुभती। कभी ये सोचो कि इतनी चुभती है कि कान ही फाड़ दे, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो और क्या खास बात है इसमें? एक खास बात और है। एक खास बात क्या है? जो लैरिंग्स है, महिलाओं का जो लैरिंग्स है, ये कोई बहुत ही ज्यादा विकसित नहीं हो पाता, ठीक है। ये पॉइंट और लिख लेते हैं। महिलाओं में लैरिंग्स का आकार या स्वर यंत्र का आकार, साउंड बॉक्स स्वर यंत्र का आकार पुरुष की तुलना में कम होता है। पुरुष की तुलना में कम होता है।
कम होता है। अच्छी बात है, ठीक है। ये तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं, फिर आगे चलेंगे हम। ये छोटा है, पीडीएफ की वजह से करना पड़ता है। ये देख लिया हुआ साथ में, पीडीएफ में और भी अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। देखो नाक देख लिया, लैरिंग्स देख लिया, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। लैरिंग्स तक पहुंच गए हम। श्वास, जो श्वास नली के ऊपर ही क्या होता है, लैरिंग्स होता है। अब हम देखेंगे श्वास नली के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, श्वास नली के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम कुपिका के बारे में हमने जाना है। लैरिंग्स के बारे में हमने जान लिया, महिलाओं का जान लिया और ये सारा कुछ जान लिया। अब हम देखेंगे श्वास नली क्या है, श्वास नली वो देखेंगे। तीसरा, ट्रैकिया। श्वास नली, जो श्वास नली है, जो श्वास नली ट्रैकिया जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। जो एक स्केल जो होता है, वो एक स्केल अपना वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। तो एक 15 सेंटीमीटर का है, तो लगभग हमारी क्या हो गई, 10 से 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। और क्या खास बात है इसके बारे में, एक तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और हम देखते हैं इसका अंतिम सिरा कुपिका होता है, ठीक है। तो कुपिका में वायु है, कुपिका जो क्या करती है, मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है। और जो कुपिका है, यह है मुख्य रूप से श्वसन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई बोली जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं जो फेफड़ों से वायु आती है, जो फेफड़े होते हैं जो हमारे कुपिका पर, तो इसके चारों तरफ 24 पसलियां मैंने बताई थी। और फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों से बना वो क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये मैंने बता दिया आपको। तो मानव के जो श्वसन तंत्र में, तो आईसीएफ, एक आईसीएम होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो वह मुख्य रूप से क्या करता है, हमारी जो ये गैस जो होती है, इसको बाहर ले जाने का और अंदर ले जाने का काम करता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम होता है वो हम इसके बारे में हम अब धीरे धीरे अब सारे जानेंगे। तो देखें, तो इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका अंतिम सिरा कुपिका होता है। इसका अंतिम सिरा कुपिका होता है। इसका अंतिम सिरा कुपिका होता है। कुपिका होता है। अब हम जानेंगे कुपिका के बारे में। 4th नंबर हम जानेंगे कुपिका। कुपिका के बारे में मैंने बताया था, यह एक तरह से हमारे श्वसन की यह श्वसन की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह श्वसन की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, वह कार्यात्मक इकाई है। कार्यात्मक का मतलब है फंक्शनल। इकाई का मतलब यूनिट, कार्यात्मक इकाई है। यह है फेफड़ों में वायु भरती है। फेफड़े होते हैं लंग्स, फेफड़ों में वायु भरती है, जो फेफड़े हैं 24 पसलियां होती है। मैंने बताया कि फेफड़ों के चारों तरफ कितनी है, 24 पसलियां होती है। तो लिख देंगे फेफड़ों के चारों तरफ
चारों तरफ 24 पसलियां हैं। या हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में कितनी पसलियां हैं? 24। चारों तरफ का मतलब क्या है? जो अंदर है हमारे, जो कुपिका भरी होती है, इसके ऊपर ये पसलियां हैं, ठीक है। तो यही कुपिकाओं को बचाने का काम करती है। 24 पसलियां, पसलियां होता है रिब्स, 24 पसलियां हैं। फेफड़ों में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आती है, 5.5 भी बोल देते हैं लीटर ऑक्सीजन आती है। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आएगा कि 5.2, 5.5 बताओ कितना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन आती है। यह ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन होती है, तो कॉमन है, ये तो सभी को पता है। यह ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, माध्यम से पूरे शरीर में जाती है, पूरे शरीर में जाती है। ठीक है। तो रक्त है, रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन कैसे लेके जाता है ये हम आगे जानेंगे अच्छी तरह से। मतलब जो हमारे ऑक्सीजन के प्रकार है, सॉरी श्वसन के प्रकार है, उसके अंदर और भी अच्छी तरह से जान लेंगे। फिर हम देख लेते हैं जो फेफड़ों के नीचे है वो क्या होता है? मांसपेशियों से बना डायफ्राम होता है, जो ऐसे यू, उल्टा यू होता है, ये और लिख लेते हैं। मांसपेशी जो फेफड़ों के नीचे मांसपेशियों से बना डायफ्राम होता है, डायफ्राम ठीक है। सेम का सेम लिख दो एक बार जल्दी। मांसपेशियों से बना डायफ्राम होता है। ठीक है, 4 हो गए। 5वां देखेंगे हम, जो एक्सटर्नल जो कोस्टल बोला था मैंने, इंटरकोस्टल मसल्स होती है, आईसीएम बोलते हैं उसको। आईसीएम क्या है? मुख्य रूप से मानव के श्वसन तंत्र में एक मस्कुलर सिस्टम होता है, वो क्या करता है? संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और स्थिलन, रिलैक्शन करता है, और जिससे गैस अंदर और बाहर जा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अगला है हमारा 5वां पॉइंट, आईसीएम। अब आई से आप ये मत सोच लेना कि भी ये एक्सटर्नल कैसे आ गया, ई है ये, तो इससे नहीं बनता, इससे बनेगा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोस्टल मसल, मस्कुलर भी बोल देते हैं। ठीक है, जो इंटरकोस्टल मैंने बताया था आपको कि क्या करता है, मुख्य रूप से इसका काम है हमारी मांसपेशियों को
संकुचन करना और शिथिलन करना, संकुचन करना और शिथिलन करना, और जिसकी वजह से मानव में श्वसन की प्रक्रिया अच्छी होती रहती है। तो लिख देंगे हम, मसल्स होता है पेशियां, एक्सटर्नल होता है बाह्य, इंटर होता है आंतरिक, अंतरा, अंतरा, अंतरा कोस्टल, अंतरा कोस्टल। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। यह है श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में मांसपेशियां होती है जो मांसपेशियां होती है जो संकुचन व शिथिलन करती है, संकुचन व शिथिलन करती है। संकुचन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। शिथिलन का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। संकुचन व शिथिलन करती है, संकुचन व शिथिलन करती है, जो या जिससे आएगा यहां पर, जिसे श्वसन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। और गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ये था हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, हमने देख लिया। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा श्वसन तंत्र और जैव रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन का प्रोसेस देख लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, देख लिया। फिर हमने देखा कि किस तरह से नाक के अंदर वायु आती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि साउंड से लैरिंक्स किस तरह से उत्पन्न होती है। फिर श्वास नली के बारे में देख लिया। फिर हमने कुपिका के बारे में देख लिया, और फिर हम किस के बारे में देख लिया? आईसीएम के बारे में देख लिया। फिर हम एक छोटा सा एक और देख लेते हैं कि हम देखते हैं कई बार पेपर में पूछा आता है कि यह जीव कैसे सांस लेता है, यह जीव कैसे सांस लेता है। तो मानो श्वसन करता है किस अंग से? श्वसन किस अंग से करता है? अंग से करता है। तो किससे करता है? फेफड़ों से, फेफड़ों से, लंग्स से। पेपर में पूछ ले मछली फिश, मान तो ह्यूमन हो गया, फिश कैसे करती है? फिश श्वसन किस अंग से करती है? गिल्स है, गिल्स। गलफड़े बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? गलफड़े। और किसका पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कीटों का, इंसेक्ट्स किससे करते हैं? किस अंग से करते हैं? श्वसनिकाओं से।
श्वसनिकाओं से। श्वसनिकाएं कौन सी होती है? ब्रोंचलीज होती है। ठीक है, क्या होती है? ब्रोंचलीज। ये ध्यान रखना, ठीक है, ब्रोंचियोल, ब्रोंक्लीज बोल देते हैं, ब्रोंक्लीज। ठीक है, फिर और क्या पूछा जा सकता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है, बार बार, मेंढक, जोंक, केंचुआ कैसे श्वसन करते हैं? वो किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं। मेंढक, फ्रॉग, फ्रॉग, जोंक, लीच, और केंचुआ, अर्थवर्म। श्वसन कैसे करते हैं? स्किन से, त्वचा से। किससे करते हैं? त्वचा से। किससे करते हैं? त्वचा से, स्किन से। ठीक है, ये लिख दो आप, सेम का सेम, जल्दी। जल्दी। तो हम देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि श्वसन दर किससे मापते हैं? आपने देखा होगा कोरोना काल में एक यंत्र बिका था खूब, स्पायरोमीटर, और ऐसे फूंक मारते थे, स्पायरोमीटर बोलते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन दर किससे मापते हैं? रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट। श्वसन दर मापने का यंत्र, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। ठीक है, ये लिख लो प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे हम। अब हो गया, ये लिख दिया होगा। अब क्या देखें? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी। एक बात आती है मेट हीमोग्लोबिन की। किसी बात आती है मेट हीमोग्लोबिन। क्या है मेट हीमोग्लोबिन? पहले तो आप हीमोग्लोबिन के बारे में हम जान लो। मैंने आपको इतना बताया था कि हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। किसको काम करता है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। हिम, उसका मतलब है लोहा। ग्लोबिन है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रोटीन, होता है एक प्रकार का। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, जो हिम है वो तो क्या है? लोहा। और लोहा है ये 5% होता है, और 95% क्या होता है हमारा? मुख्य रूप से सारा का सारा क्या है? प्रोटीन है। और वो कौन सा है? ग्लोबिन। क्या है? ग्लोबिन। जो ग्लोबिन है एक प्रोटीन है, इसको हम नॉर्मली कई बार यदि थोड़ा और भी डीपली से देखोगे तो ये पेप्टाइड चेन होती है। 4 प्रकार की चेन होती है ग्लोबिन में। क्या क्या अंदर होती है? पेप्टाइड। पेप्टाइड भी क्या है? प्रोटीन होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखोगे, जो लोहा है वो तो क्या है 5% है, और प्रोटीन है वो क्या है, वो 95% है। और 95% है ये प्रोटीन किस प्रकार का है, इसमें चार पेप्टाइड श्रृंखला होती है। श्रृंखला क्या है, 4 पेप्टाइड चेन होती है इसमें, 4 पेप्टाइड चेन। कौन सी चेन भाई, 4 पेप्टाइड चेन, जो हम मुख्य रूप से हम देखते हैं इसमें 2 तो होती है अल्फा, 2 अल्फा पेप्टाइड होते हैं, अल्फा पेप्टाइड, और 2 होते हैं बीटा पेप्टाइड, 2 होते हैं बीटा पेप्टाइड। ठीक है। तो हम देखते हैं यह एक जो हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है, कंपोज्ड प्रोटीन है, संयुक्त कंपोज्ड प्रोटीन है। ठीक है, कंपोज्ड प्रोटीन कैसे है, क्योंकि इसके अंदर हमारा लोहा भी है और हमारा क्या है, प्रोटीन भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। यह मुख्य रूप से मैंने ये बता दिया था, यह मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोबारा बता रहा हूं मैं, दोबारा बता दिया, यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मुख्य रूप से O2 का परिवहन करता है। O2 का परिवहन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। O2 का परिवहन करता है। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या बात है, अब O2 का क्यों बताया मैंने, देखो आगे देख लेते हम, इतना तो आपको पता भी है, सिंपल बात है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है ये। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन है। हीम लोहा होता है 5%, 95% क्या है हमारा प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन है, हम कई बार भी बोलते हैं खून की कमी है तेरे अंदर, खून की कमी है, तो इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। और यदि वह व्यक्ति है लोहा खाए, अच्छा वह महिला, हमारी माता और बहनों में होती है हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी, लोहे की कमी है उसमें, यदि वह अच्छी तरह से लोहा खाए, लोहा का मतलब ये नहीं कि उसको चबा के पिसवा के लोहा वो खाना शुरू कर दे, मतलब जैसे पालक है, पानी पिए पालक भी खाए, चने खाए, ठीक है, गुड़ खाए, तो इससे लोहा मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन सुनना ध्यान से, हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन लिख देते हैं, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वह CO2 के साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर लेके आता है, ये आगे देखेंगे हम इसको, ऑक्सीजन व CO2 के साथ क्रिया करता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहे की ऑक्सीकरण संख्या, लोहे मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है। ये क्या है भाई, ऑक्सीकरण संख्या 2 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो ऐसे होता है, Fe कैसे होता है, ऐसे होता है, Fe ऐसे होता है, Fe2 पॉजिटिव ऐसे होता है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है, 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है। अणु मीन्स क्या है, मॉलिक्यूल,
कैसे करता है? अणुओं के साथ, 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है। कैसे करता है क्रिया? HbO8 बनाता है, Hb4O2, और इस तरह से बना लेता है। दोबारा देख लो बच्चों, किसी के ध्यान में ना आया हो तो, जब हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन व CO2 के साथ क्रिया करेगा तो हीमोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, अभी हमने जाना था। तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या कितनी होती है? Fe2 पॉजिटिव होता है, ठीक है। Hb ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ में क्रिया करता है, Hb4O2 होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? HbO8 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्रिया करके कर ली। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड एवं NO3 नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो लोहा मतलब Fe, तो लोहा Fe की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाता है, कैसे हो जाता है? Fe और ऐसे हो जाता है, Fe3 पॉजिटिव हो जाता है। क्या इतना याद रखना पड़ेगा? नहीं, इतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी पूछा जाए तो भाई ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, तो बस सीधा याद कर लेना, बस 3 हो जाती है, बस सीधा याद कर लेना, ठीक है। तो मैं मामला और बताना चाह रहा हूं आपको, अभी जो आपको ध्यान में आ जाएगी कि क्या बात बताना चाह रहे हैं मास्टर जी। तो अब देखो, ऑक्सीकरण संख्या Fe3 पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए जब हीमोग्लोबिन CO के साथ क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो HbCO कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पदार्थ बना लेता है, HbCO पदार्थ बना लेता है, जो ऑक्सीजन की तुलना में, O2 की तुलना में 200 गुना ज्यादा क्रियाशील है, 200 गुना ज्यादा क्रियाशील है। मामला यही था, यही बताना चाह रहा था मैं, 200 गुना ज्यादा क्रियाशील है। मतलब उसमें ऐसा होता है और इसमें ऐसा होता है, इसलिए सारी ऑक्सीजन को छोड़ देगा और पकड़ लेगा नया साथी और बना लेता है HbCO। मतलब है जो हीमोग्लोबिन मानव शरीर का, हमारे मानव के पास में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो हमारा जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन छोड़ देगा, कहा कि नया साथी बन गया, कौन? HbCO क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, और यह 200 गुना ज्यादा क्रियाशील है, और 200 गुना ज्यादा क्रियाशील होने के कारण व्यक्ति की सांस रुक जाएगी और गैसों का जो विनिमय है वो बंद हो जाएगा। मतलब तब क्या हो जाएगा? एक तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का उसका परिवहन रुक जाएगा, ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब है इससे हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में अच्छी तरह से क्रिया नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अच्छी तरह से क्रिया नहीं करेगा,
जैसे इसका सिंपल उदाहरण बता दूं, जैसे बंद कमरे में, जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं पे, बंद कमरे में, जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर, जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलाने पर, में अंगीठी जलाने पर, अंगीठी जलाने पर जहरीली गैस का बनना, जलाने पर जहरीली गैस का बनना। जहरीली गैस कौन है? जहरीली गैस यही है, कौन सी? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर कौन? साइलेंट किलर कौन? सीओ। साइलेंट किलर कौन? सीओ। सीओ का बनना। बंद कमरे में अंगीठी जला दोगे तो जहरीली गैस बन जाएगी, सीओ बन जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सर्दियों में, अभी सर्दी आने वाली है, कई लोग हैं कमरे में, बंद कमरा है और वहां सो जाते हैं आराम से अंगीठी लगा के और सुबह शांत हुए मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति है को बीमार हो जाता है सर्दियों में, तब उसमें नीचे खाट के नीचे ये बोल देते हैं दादाजी एक अंगीठी रख दी, एक आगे रख दी, एक पीछे रख देती है, कमरा पैक कर दिया, गर्म हो जाओगे आप सुबह तक। और सुबह तक पता चला दादाजी शांत हुए और कहा कि भला मानस इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि बेचारे ने तंग भी नहीं किया, शांत होकर चला गया। ये नहीं पता कि पूरा पूरा क्रेडिट है तू ले गया, तूने ही इसको शांत किया है, तूने ही आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। क्यों? क्योंकि बंद कमरे में क्या बनाएगी? सीओ बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीली गैस है, साइलेंट किलर गैस है। साइलेंट किलर क्यों? चुपचाप मारने वाली गैस। चुपचाप मारने वाली कैसे? मतलब उससे व्यक्ति का दम नहीं घुटेगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इतनी भयंकर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी वजह से बंद कमरे में अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह बोला जाता है कि कभी भी बाथरूम में गैस गीजर नहीं लगाना। गैस गीजर लगाए तो बाहर ही लगाए और अंदर सिलेंडर और गैस गीजर अंदर नहीं रखना। कई बार बाथरूम में भी गैस गीजर जलाने से, लगाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा है हमारा किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस बोली जाती है और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइलेंट किलर। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मेट हीमोग्लोबिन, जो मेट हीमोग्लोबिन वह कौन सी होती है? जो मेट हीमोग्लोबिन भी, जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्रिया करती है तो वही क्या हो जाती है? मेट हीमोग्लोबिन बन जाती है। क्या होती है? मेट हीमोग्लोबिन क्या होती है? लिख देता हूं मैं। जब हीमोग्लोबिन 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 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है। तो क्या बोलेंगे कि जो मेट हीमोग्लोबिन बनने से ऊतकों अथवा कोशिकाओं को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन सीओ के साथ क्रिया करती है तो मेट हीमोग्लोबिन बनता है। मेट थोड़ा सुंदर सा लिख दे, तो मेट हीमोग्लोबिन बनता है। मेट हीमोग्लोबिन बनता है। मेट हीमोग्लोबिन क्या है? समझ गए आप? मेट हीमोग्लोबिन बनता है जिससे ऊतकों मीन्स क्या है? जिसे ऊतकों मीन्स क्या है? टिश्यूज। जिसे ऊतकों टिश्यू वह कोशिकाएं मीन्स क्या है? सेल्स। कोशिकाओं को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता। ठीक है, ये था हमारा मेट हीमोग्लोबिन। जल्दी लिख दो आप। एक छोटा सा पॉइंट और है, बस थोड़ा सा और करवाऊंगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग वाला।
छोटा सा बिल्कुल, जल्दी। अगला है बस छोटा सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। छोटा सा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चा नीला हो जाए, वही ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्यों नीला हो जाएगा? जब 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 हीमोग्लोबिन के साथ NO3 नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, की मात्रा अधिक हो जाए। यह तो ऑक्सीजन से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा क्रिया करता है, लगभग 1000 के आसपास ज्यादा क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन की तुलना में। जब हीमोग्लोबिन के साथ NO2 नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तब शुद्ध व अशुद्ध रक्त, तब शुद्ध व अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, प्योर व इम्प्योर रक्त, प्योर व इम्प्योर ब्लड, प्योर व इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड मिश्रित हो जाता है, रक्त मिश्रित हो जाता है। तो उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। छोटे बच्चों में मिल जाता है ये, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बच्चा नीला होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। पेपर में कैसे पूछा जाएगा? पेपर में ये पूछा जाएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम वायुमंडल में किसकी अधिकता से होता है? NO3 की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से, या CO2 की अधिकता से, या CO की अधिकता से, तो नाइट्रेट की अधिकता से। तो कई बार गर्भवती माता है वो वायुमंडल में इसकी अधिकता हो, वहां रह रही है लंबे समय तक, तब उस समय पर हो जाएगा। बच्चा है नीला पैदा होगा। ये नहीं कि एकदम ले जाए। कभी ये सोचो कि कभी मेरा जो शिशु होगा, लड़का हो या लड़की जो भी, तो उसमें मेरे शिशु को कोई ऐसे सूंघा के चला जाए कोई गैस, नहीं। तो गर्भ में बच्चा हो तो ऐसे सूंघा जाए, तो एकदम नहीं होगा, लंबे समय तक है तो बच्चा फिर नीला पैदा होता है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जुटे रहो, मेहनत करते रहो, परिणाम सुखद आता ही है। यदि लगन ही ना की हो तो फिर परिणाम का फल का इंतजार कैसा, और यदि मेहनत की हो तब परिणाम बेहतर आते ही आते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।